हेलो एवरीवन, अभी तक हम BHU का 2020 वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे इसमें और देखेंगे वही उसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे, समझेंगे कि पिछली बार कैसे पूछा गया था, आगे किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो 11वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि आइसोमर्स डिफर इन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, कॉन्फिगरेशन में, ठीक है, एट एसिमेट्रिक कार्बन ड्यू टू हेमी एसिटल रिंग फॉर्मेशन आर। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं इसमें ग्लूकोज का। तो आपको पता है ग्लूकोज कैसे होता है, आर आर एल आर करके होता है। ठीक है, मतलब C सबसे नीचे तो CH2OH, फिर उसके ऊपर C, उसके ऊपर C, उसके ऊपर C और उसके ऊपर CHO। तो ये जो 4 C होती है, इसमें OH राइट में, इसमें H लेफ्ट में, OH राइट में, H लेफ्ट में, H राइट में, क्योंकि ये OH के बारे में बता रहा है, इसमें OH राइट में, H लेफ्ट है, आर आर एल आर। ठीक है, नीचे से ऊपर बढ़ते हुए। ठीक है, देखो दिस इज ग्लूकोज। अब देखो हेमी एसिटल फॉर्मेशन क्या होता है। हेमी एसिटल, एसिटल होता है कि दोनों साइड O से कोई भी H ग्रुप या O कनेक्ट ना हो। तो क्या होता है, इसका जो ये है लोन पेयर है, इसके जो CHO है, C डबल बॉन्ड OH है, इस पर अटैक कर देता है तो ये बॉन्ड खुल जाता है, O वाला बॉन्ड नेगेटिव वाला खुल जाएगा तो इस पे OH बनेगा। तो देखो हमारे पास दो तरीके की फॉर्मेशन होती हैं, या तो ये बन जाए CH2OH, COH H, COH H, CHOH, COH H, और ये जो खुल गया तो देखो अब इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, CH, या तो OH इस साइड बन जाए, H इस साइड, क्योंकि ऊपर जाके खुलेगा तो O माइनस बन जाएगा। देखो इसको ऐसे थोड़ा सा देख लो, ये O माइनस बन जाएगा, ये H है और ये O ने रिएक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो जस्ट इसको सोचो, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, ये OH बन गया ऊपर वाला OH और इसको छोड़ दो, ये O, ये यहाँ अटैक किया हुआ है, इसने यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, या फिर ये ऐसे बन सकता है COH CH2OH, COH H, CHOH, COH H, C, ये OH इधर हो और H इधर हो और ये जो O का वाला बॉन्ड है ये ऊपर से कनेक्ट। देखो अब क्या है, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको ऊपर वाले को नाम दो C1, नंबरिंग करूं तो मैं इनकी ऐसे कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यही तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुई, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी दो OH OH ग्रुप, O साइड, दो साइड O जुड़े हैं, इसको हम हेमी एसिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। एसिटल में सारे O ग्रुप से जुड़ा हो। ठीक है, तो देखो ये जो है यहां पर पहले कार्बन पर देखो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, एक में OH राइट साइड है, एक में OH लेफ्ट साइड है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन एक पर्टिकुलर फर्स्ट कार्बन पर हेमी एसिटल फॉर्मेशन की वजह से जो चेंज आते हैं, जो आइसोमर्स बनते हैं, ये दोनों आपको पता है एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। इन आइसोमर्स को हम बहुत बार पूछा जाता है एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। कौन सा आइसोमर बोले जाते हैं, एनोमर्स, एनोमर्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे टोटोमर नहीं, टोटोमर तो कीटोइनोल टाइप, एपीमर भी नहीं, एपीमर किसी और पर्टिकुलरली अगर पहले से ही इस किसी पर्टिकुलर कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती, ऊपर वाले पर नहीं, हेमी एसिटल मतलब अटैक की वजह से नहीं, बिना अटैक के ही पहले 3 4 या 2 वगैरह पर किसी एक कार्बन पर चेंज होते तब वो एपीमर बनते। कन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, कन्फॉर्मेशन मतलब रोटेशन अलग अलग फॉर्म, अलग अलग बेसिकली अलग अलग एंगुलर फॉर्म जो भी होती हैं। ठीक है, तो दीज आर द एनोमर्स। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ यूनिट ईच ऑफ। देखो आप सबको पता है सुक्रोज किससे, डाइसैकेराइड शुगर है, सुक्रोज डाइसैकेराइड शुगर है, किससे मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से। ठीक है, तो देखो यहाँ काम की चीज तो ये थी कि पहले आंसर तो मिल गया कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलकर शुगर बनती है। ठीक है, देखो अल्फा बीटा ऐसे ही बनते हैं कंपाउंड, ये जो होते हैं ना अल्फा बीटा शुगर बनती है, ये OH ही डिपेंड करता है, ये जो ऊपर वाला OH है ना ये ही डिपेंड करता है, ये राइट साइड में है अल्फा बनेगा, ये बीटा बनेगी, शुगर मेरी अल्फा बनेगी या बीटा बनेगी। ठीक है, अगर ये देखो याद रखेंगे, अगर ये शुगर ये वाली जो ये OH ग्रुप है ये इसी साइड में आ रहा है, OH ग्रुप इसी साइड में आ रहा है, तो ये जनरली अल्फा फॉर्म बना देता है और ये बीटा फॉर्म बना देता है। कौन सी फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है।
ठीक है, ये बीटा फॉर्म बनाएगा, ये अल्फा फॉर्म बनाएगा, तो बस इसी को देख लेंगे। अल्फा डी ग्लूकोसाइड, इनकी ये जनरली पायरानोज फॉर्म में होता है। पायरानोज फॉर्म कौन सी होती है? वो 6 मेंबर वाली, जिसमें एक ऑक्सीजन लगा होता है। और ये फ्रुक्टोज को हम जनरली फ्यूरानोज फॉर्म में पढ़ते हैं। कौन सी फॉर्म में पढ़ते हैं? फ्यूरानोज फॉर्म में पढ़ते हैं। तो दोनों की अल्फा बीटा फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने बताया कि अल्फा फॉर्म में ये राइट साइड में होगा OH, और राइट वाली चीजें कहाँ आती हैं आपको पता होना चाहिए। राइट वाली चीजें नीचे आती हैं। जब हम इससे स्ट्रेट चेन से साइक्लिक हावर्थ प्रोजेक्शन लिखते हैं तो जो भी चीजें राइट में होंगी एक्सेप्ट CH2OH को छोड़ के, वो अल्फा फॉर्म में, अगर मैं इसकी अल्फा फॉर्म की बात करूं तो वो नीचे की तरफ आएंगी। तो अल्फा फॉर्म में OH नीचे की तरफ आएगा, और बीटा फॉर्म में, क्योंकि ये देखो अगर मैं इसे नंबरिंग देनी स्टार्ट करूं तो ये जो मेरा ये O वाला यहाँ अटैक हो रहा है, ठीक है, ये 6th ग्रुप है CH2OH, ठीक है, और ये फॉर्मेशन हो रहा है C1 का। तो ये बेसिकली मेरा C1 C2 सॉरी C2 पे फॉर्मेशन होगा, नहीं ये फ्रुक्टोज है ना। रुको, ये तो पहले मैं उसमें दिखाता हूँ, तो मैं ग्लूकोज में, इसका मैं अभी बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है, जनरली। और इसमें OH ऊपर की तरफ आएगा, डाउ प्लस, इसे थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, याद रखना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मैंने अभी बताया कि अल्फा फॉर्म में क्या होगा। अल्फा फॉर्म में मेरा OH नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि OH राइट साइड होता है। तो अल्फा फॉर्म जो किसकी, ये ग्लूकोज की है, ग्लूकोज पायरानोज फॉर्म में लिखा जाता है OH H, ठीक है। बस ये देखो, ये 1 C2 C3 C4 C5 और C6 CH2OH, दैट इज C6, ठीक है। ऊपर से नीचे स्टार्ट किया, याद रखना C6 कौन सा है? CH2OH जो है C6। C1 पर मेरा जो चेंज आएगा, C1 पर चेंज आ रहे हैं, OH राइट साइड है, C1 C2 पे एक साइड है, देखो C3 पर उल्टा है, बाकी C4 C5 तक सेम साइड है OH, ठीक है। तो देखो C1 C2 C3 पर उल्टा आएगा, बस यहाँ भी OH इस साइड, C3 पर उल्टा है, C4 पर सेम साइड है, ठीक है। H H H और यहाँ पर देखो CH2OH और H, ठीक है, CH2OH और H, यही तो आएगा, ठीक है। और अगले पे चलते हैं। इसमें बस इसको ये ऊपर हो जाएगा, ये अल्फा ग्लूकोज, याद रखना, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, दिस इज बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोसाइड जो भी बोलना चाहो, ठीक है। H और ये वाला H OH, ये वाला C3 से मैच कर जाएगा। अब देखो OH H, ठीक है, H OH CH2OH और H, देखो ये होता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा। देखो फ्रुक्टोज में क्या होता है, फ्रुक्टोज जो शुगर होती है उसमें CH2OH ऊपर होता है, तो इसमें जो पहला कार्बन जो होता है वो तो CH2OH होता ही होता है, ये रहा पहला कार्बन। दूसरा ये होता है, तो दूसरे पर अटैक होता है इसमें, 1 2 3 OH, ठीक है, दूसरे कार्बन पर अटैक होता है। इसमें कौन से कार्बन पर अटैक होता है? दूसरे कार्बन पर अटैक होता है, ठीक है। तो ये OH ऊपर की तरफ, इसमें OH नीचे की तरफ, और इसमें OH नीचे की तरफ, और ये सब में ऐसे ही होगा। फिर इसमें OH ऊपर की तरफ, इसमें OH नीचे की तरफ, इसमें OH नीचे की तरफ, और ये CH2OH, ठीक है, ये CH2OH, ऊपर H, इधर H, जहाँ बचा हुआ पोजीशन है H लगा दो, और ये CH2OH। तो देखो इसमें नंबरिंग देखो, कार्बन की नंबरिंग सीखो फ्यूरानोज फॉर्म में, इसको भी पायरानोज फॉर्म में भी लिख देते हैं फ्रुक्टोज को जनरली। इसमें नीचे 1 2 3, तो देखो ये अल्फा फॉर्म होगी, ये हमारी बीटा फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म होगी? बीटा फॉर्म हो गई। ओके, आगे बात समझ में। ये नीचे CH2OH और नीचे भी CH2OH, ठीक है। तो ये 6 कार्बन हो गए। तो इसमें जो 5वां कार्बन होता है ये इस पर रिंग पे अटैक करता है, मतलब दूसरे कार्बन पर, जबकि मेरा जो
क्या हो रहा था, ग्लूकोज में पहले कार्बन पर अटैक हो रहा था, तो इसलिए जनरली ये 5 मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं। इसमें फ्यूरानोस फॉर्म में लिखते हैं और इसको पायरानोस फॉर्म में लिखते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि ये डायरेक्ट ये था, इसमें तो बस मैं बता रहा था कि अल्फा बीटा फॉर्म कैसी होती है। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ जिस पे अटैक होता है वो दोनों एनोमेरिक फॉर्म होती है, अल्फा बीटा फॉर्म एनोमेरिक फॉर्म होती है, जैसे कि लास्ट में बताया। बिल्कुल मतलब पिछले वाले में हिंट था अगले क्वेश्चन का। आओ अगले पर चलते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ periodic लिख रहा, this is per iodic acid are used in oxidative cleavage of glucose convert into formic acid। ये कह रहा है कि जो जितना भी ग्लूकोज है, अभी सिखाया ग्लूकोज याद करना, RR होता है, CHO, जनरली इसको इस तरीके से लिख लो चाहे, C डबल बॉन्ड OH, COH H, ये लेफ्ट में होगा COH H, COH H, COH H, OH, देखिए बेसिकली CH2OH होता है ना, CH2OH, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COH H, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ओके, देखो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराने का काम करता है। रिएजेंट में आपने पढ़ाई है कि HiO4 पर क्लोरिक एसिड ये होता है, वो पर आयोडिक एसिड पर क्लोरिक एसिड जैसे ये होता है HClO4, उसी तरीके से HiO4 पर आयोडिक एसिड हो गया, दिस इज पर क्लोरिक हो गया। Br होता है पर ब्रोमिक एसिड हो जाता। तो HiO4 मेरा क्या कराता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा देता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या है कि CC बॉन्ड को ब्रेक भी करता है और इसका ऑक्सीडेशन भी करा देता है, ठीक है। और किस किस चीज का कराता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये देखो, या तो मेरे पास डाइओल हो, या तो मेरे पास क्या हो, डाइओल हो, ठीक है, या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, इस तरीके से, समझ रहे हैं, OH और OH, या डाइकीटोन हो, अल्फा बीटा डाइकीटोन हो, इन सब का ये क्या करा देता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो पार्ट इधर वाले हिस्से हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे ये हो गया C, तो ये डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये HH जड़ा हुआ होता तो इधर H मतलब फॉर्मिक एसिड कन्वर्जन, HC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। जैसे ये भी है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इधर भी इस तरीके से ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आओ हमें कितने पर आए, तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक HiO4 चाहिए, तो यही पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल चाहिए। तो देखें कितने CC बॉन्ड ब्रेक करने मुझे पड़ेंगे, बस वो देख लेते हैं। देखो ये C डबल बॉन्ड हो और उसके पास में अल्फा पर OH ग्रुप, तो यहाँ पर एक HiO4 चाहिएगा, ये रहा, ये वाली कंडीशन। दूसरा OH पास में है, डाइओल बन रहा है, तो एक HiO4 यहाँ चाहिएगा। OH पास में है तो एक HiO4 यहाँ चाहिएगा, एक HiO4 यहाँ चाहिएगा, फिर एक HiO4 इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिएगा। तो कितने HiO4 चाहिए, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ HiO4 5 चाहिए, ठीक है। 5 इज द राइट आंसर। बस यही देखना था कि कितनी HiO4, कितनी CC बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, कितने HiO4 यूज होंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे चल। ओके, fructose is a levorotatory but it is written as D-fructose। the D indicates, देखो सिंपल सी बात है, the D indicates का मतलब क्या है, देखो जो मैंने बताया था कि ये D स्मॉल d स्टीरियो में पढ़ा होगा एंड स्मॉल l, या बोलूं प्लस एंड माइनस, ये बताते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन जो भी है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL को राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा है या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर राइट में कर रहा है तो इसको मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या पॉजिटिव बोलता था, और इसको लीवियो रोटेटरी स्मॉल l या निगेटिव बोलता था, ठीक है। और ये चीज मैंने 1000 बार बताई है कि कैपिटल D एंड स्मॉल d का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। और कैपिटल L और स्मॉल l का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, दो अलग अलग चीज को बताते हैं। ये PPL के रोटेशन को लीवियो और उसको बताता है, जबकि मैंने बताया था कि कैपिटल D और कैपिटल L बचाते हैं कि मेरा, ठीक है, कि
कि मेरा जो नीचे वाले कार्बन से सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर OH राइट साइड लगा है क्या? अगर उस पर OH राइट साइड लगा है, जैसे इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड ही बोलते हैं, इसका रेफरेंस मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड ही होता है। राइट में है तो ये कैपिटल D होता है। अगर ये अमीनो एसिड में भी पता चलता है, ठीक है। एक तो अमीनो एसिड में भी देखते हैं, इसमें NH2 ग्रुप को भी देख लेते हैं। अगर ये लेफ्ट में है तो इसको कैपिटल L बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल D फ्रुक्टोज का मतलब है कि वो उसका जो नीचे वाला ग्रुप है, जैसे C डबल बॉन्ड O CH2OH C तीन कितने हो गए हम, CH2OH, ठीक है, OH OH, ठीक है। तो ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन पर लगा हुआ OH ग्रुप अगर राइट में हो तो इसको मैं डी फ्रुक्टोज लिखूंगा, ठीक है। लीवियो रोटेटरी का मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो इन दोनों का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, देखो कार्बोनिल ग्रुप तो ये है, इससे नेक्स्ट कार्बन या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ की पोजीशन तो नहीं बता रहा फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। रिलेशनशिप टू डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड, बिल्कुल डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड, और इसको एल ग्लाइसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, एल ग्लाइसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि यही इसके रेफरेंस में ही ये DL बताता है। बिल्कुल सही बात है। म्यूटा रोटेशन नहीं, म्यूटा रोटेशन प्लस और माइनस दो आइसोमर प्लस और माइनस रोटेट करके ओवरऑल रोटेशन कितना दे रहे हैं उसको बताता है, ठीक है। कन्फॉर्मेशंस तो आइसोमर्स होते हैं, वो बताता है कि कहाँ OH का डिफरेंस है, किस पोजीशन पर OH का बेसिकली 3D स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली रिलेशनशिप बताता है डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड के रेफरेंस में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which conformation of cyclohexane is least stable? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी का जनरली हम दो, इसकी एक तो चेयर बोट फॉर्म पढ़ते हैं, एक चेयर फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे स्टेबल तो यही होती है चेयर फॉर्म। तो सबसे स्टेबल फॉर्म तो चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल। उससे कम स्टेबल ट्विस्टेड बोट होती है, ट्विस्टेड बोट होती है। उससे कम क्या होती है, बोट फॉर्म होती है। और सबसे कम हाफ चेयर होती है, ठीक है। इनको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पर भी तो लिखते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है ये, दिस इज मोस्ट स्टेबल, और इसकी लीस्ट एनर्जी है। एनर्जी क्या है, लीस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है, और इसकी एनर्जी क्या है, हाईएस्ट एनर्जी है। इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो आपको पता है लीस्ट स्टेबल पूछा है तो हाफ चेयर फॉर्म होगी, हाफ चेयर फॉर्म इज द राइट आंसर। आपको पता है इसका पोटेंशियल डायग्राम भी बनाते हैं एक कि कौन सा किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बताते हैं ना, 1 2। जैसे सबसे कम पे पहले मैं हाफ कहाँ से ले लूँ, चेयर फॉर्म ले लेता हूँ। चेयर फॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। चेयर फॉर्म से अगर हम हाफ चेयर फॉर्म में गए, ठीक है, तो हाफ चेयर फॉर्म सबसे ऊपर जाएंगे, दिस इज फॉर्म हाफ चेयर फॉर्म। और हाफ चेयर से ट्विस्टेड बोट में गए, ठीक है, तो ट्विस्टेड बोट यहाँ, ट्विस्टेड बोट, और इससे ऊपर हम गए, दिस इज ये हमारी बोट फॉर्म। देखो बोट फॉर्म की एनर्जी हाफ चेयर से कम होती है थोड़ी सी, ठीक है। ये हम यहाँ मान लो, दिस इज बोट फॉर्म, और इस पे नीचे आ जाओ तो यहाँ फिर चेयर फॉर्म, ठीक है, चेयर फॉर्म। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम होता है बेसिकली। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर की, उससे कम बोट की, और उससे कम ट्विस्टेड बोट की, और सबसे कम चेयर फॉर्म की। तो सबसे स्टेबल कौन सी होगी, चेयर। नेक्स्ट पर आ जाओ, कुछ नहीं था इसमें। साइक्लाइजेशन ऑफ एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर विद NaOET इज नोन एज। आप सबको पता है ये इनोलेट केमिस्ट्री की बहुत फेमस रिएक्शन होती है कि एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साइक्लाइजेशन होना बेस की प्रेजेंस में, दिस इज ए बेस की प्रेजेंस में, इसको हम डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो कैसी होती है, C डबल बॉन्ड OET CH2, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, CH2
C डबल बॉन्ड O OET, इसमें क्या होता है NaOET, OET बेस होगा, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से CH, ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये दूसरे उस पर अटैक कर देगा, तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है। दिस इज 5 मेंबर रिंग, नंबरिंग देनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो नंबरिंग देनी स्टार्ट करता हूँ मैं, इस जिसने अटैक कहीं से भी दे दो यार, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 5 के बीच में बॉन्ड करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है COOET, 5 पर क्या लगा हुआ है, 5 पे ये O नेगेटिव बन जाएगा और OET लगा हुआ है, O नेगेटिव जैसे नीचे आएगा OET लीव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OET, और ये 5 मेंबर रिंग। तो बेसिकली यही तो बना रहा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी एलिफेटिक, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, वो सॉरी डाइकार्बोक्सिलिक ईस्टर है, ये दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर है, और ये हमारा साइक्लाइजेशन होकर ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे देता है, बीटा कीटो ईस्टर, बेसिकली क्या बनाता है, बीटा कीटो एस्टर बना देता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकमैन कंडेंसेशन। आओ ये जब चारों रिएक्शन के नाम दिए हैं तो शायद अगली बार ये रिएक्शन भी पूछ ली जाए, तो इन रिएक्शन को भी देख लेते हैं किस रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ए वाली रिएक्शन थी हमारी। बी रिएक्शन देखते हैं, दिस इज फ्रेंड रिएक्शन, ठीक है। फ्रेंड रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें 1,3-डाइहेलोप्रोपेन होता है, 1,3-डाइहेलोप्रोपेन। देखो मजे की बात जो है ना, ये जो भी चारों रिएक्शन दे रखी है ना, ये साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट ही फॉर्म करती हैं, डिपेंड करता है कि वो किससे। देखो जैसे 1,3-डाइहेलोप्रोपेन है तो इस पे X लगा हुआ, यहाँ भी X, 1,3-डाइहेलोप्रोपेन से H2H2, इससे साइक्लोप्रोपेन फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेन क्या फॉर्म होता है, साइक्लोप्रोपेन। तो ये भी कहीं ना कहीं साइक्लाइजेशन की रिएक्शन है, साइक्लोप्रोपेन फॉर्म होता है। आपको पता है, बात करते हैं सी की, सीमन स्मिथ रिएक्शन। आपको पता है कार्बिन इंसर्शन की रिएक्शन है। सीमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, देखो जैसे ये हो गया कि CH3 है, डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होता है CH2I2ZN, ठीक है, और बेस होता है NaOET बेस, मान लो कुछ भी। ये आपको पता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये कार्बिन इंसर्ट हो जाती है, इसमें बाईसाइक्लो कंपाउंड बनता है। जनरली क्या बन जाता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। करिए आप, जनरली ये बहुत ज्यादा फेमस देखी होगी, बाईसाइक्लोप्रोपेन, बाईसाइक्लो कंपाउंड बनता है, ऐसे लिख लो, कंपाउंड बनता है। इसमें भी मतलब साइक्लाइजेशन हो रहा है। और जो थोरपे जिगलर रिएक्शन है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो D है, D वाली में डाइनाइट्राइल से क्या बनता है, देखो याद रखना, इसमें डाइनाइट्राइल से ही साइक्लिक कीटोन बनता है, इससे भी साइक्लिक कीटोन बनता है। तो देखो साइक्लिक कीटोन्स, हर एक में साइक्लिक रिएक्शन हो रही है, बस इसमें क्या है कि हमारा एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं डिकमैन रिएक्शन में। पर आगे से याद रखना कि तुम्हें इनका भी यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लाइसिन ऑन हीटिंग अलोन गिव्स। आपको पता ही है कि ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो अकायरल होता है, ठीक है। देखो क्योंकि आपको पता ही है इसमें क्या होता है, CH2 इससे जुड़ा हुआ है, NH2 इससे जुड़ा हुआ COOH, यही तो ग्लाइसिन होता है। अगर इसको ऐसे बनाऊं तो दिस इज ये HNH, यहाँ लिख लो NH2COH। तो इसमें देखो NH2 राइट साइड लिख दिया तो ये D ग्रुप बन गया, D, लेकिन ये कायरल सेंटर नहीं है तो DL नहीं देखेंगे, ठीक है। दिस इज ग्लाइसिन। देखो इसको मैं हीट करता हूँ, अगर इसको मैं हीट करूँ तो ये क्या फॉर्म देता है, देखो इसके 2 मोल ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसके 2 मोल रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो देखो याद रखना, दिस इज CH2 NH2COH। तो देखो कैसे, देखो आगे देखो, बहुत अच्छा कि ये NH2 तो ये इस तरह C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। ये एक NH आया और दूसरा यहाँ CH2 आ गया जो था मेरे पास। नीचे चले, इसके अपोजिट में NH आया,
ठीक है, NH से लगा हुआ डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ CH2 आ गया, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। दिस ये बनता है इसमें डाइकीटोपिप्राजीन। क्या बन जाता है? डाइकीटोपिप्राजीन। मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, पर आपको याद होना चाहिए डाइकीटोपिप्राजीन बनता है। तीन सेंटर इसमें, उनको डबल बार कर देते हैं, बस रीअरेंजमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट। हीट और लाइट में की प्रेजेंस में अगर सिर्फ अलोन हीट या लाइट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट ही होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट होते हैं, कहीं बॉन्ड टूटने लगते हैं, कहीं बॉन्ड बनने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी चेंज है, बेसिकली हीट या लाइट आ रही है, तो एनर्जी चेंज में यहाँ कंपाउंड डिसइंटीग्रेट तो नहीं होते इतनी जल्दी, वो रीअरेंजमेंट करके नए नए कंपाउंड फॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। तो डाइकीटोपिप्राजीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेजर प्रोडक्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड लिखना आना चाहिए। नियो मतलब टर्शरी है, पेंटाइल मतलब ये नियोपेंटाइल है, मतलब कॉमन नेम है, तो नियोपेंटाइल का मतलब तो यही हो गया CH3 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 CH3, 4 और 1 5 कार्बन हो गया और टर्शरी कार्बन है तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो इसको ब्रोमाइड भी बना देंगे CH2Br, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ऑन द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करना है इसका, H2O हाइड्रोलिसिस करना है। कैसा हाइड्रोलिसिस कर रहे? बेस एसिड किसी की प्रेजेंस में कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें कोई एक बेस डालेंगे, NaOH, बेसिक हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। नियोपेंट ब्रोमाइड, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये Br लीव करा दो इसमें, बेस की CH3 CH3 और ये CH2 पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा। देखो अब कार्बोकेटाइन बन जाएगा क्योंकि Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो Br लीव कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा H+ की प्रेजेंस में, क्योंकि Br का बॉन्ड H+ तोड़ देगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो H+ Br को ले जाएगा तो HBr मतलब बाहर निकल जाएगा, -HBr निकल जाएगा, ठीक है। तो ये CH2+ बन जाएगा। अब ये तो कार्बन है जो मेरा बेसिकली CH2 कार्बन है, बेसिकली इस पे कोई भी सिर्फ और सिर्फ इसका इंडक्टिव लग रहा है +I, कोई हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज नहीं है। अगर ये इधर आ जाए, इधर रीअरेंजमेंट कर ले, 1,2 एल्काइल शिफ्ट कर ले, 1,2 जैसे मैंने वो कराई थी, क्या कहते हैं, पिनाकोलोल इन रीअरेंजमेंट में 1,2 एल्काइल शिफ्ट कराई थी, वैसे कर लो। तो 1,2 एल्काइल शिफ्ट होगा, रुक जाओ, इसको 1,2 एल्काइल शिफ्ट होगा, 1,2 एल्काइल शिफ्ट होगा, ये भाग गया था यार अभी, ठीक है। तो ये वाला एल्काइल, कोई सा भी एल्काइल माइग्रेट करा दो, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH3। तो देखो यहाँ पर तो इसे सिर्फ इंडक्टिव था, यहाँ 3 3 6 2 8 8 हाइड्रोजन का अल्फा 8 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है। तो 8 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देता है। आपको पता है नो वाला तो इवन कभी कभी रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल बना देता है कार्बोकेटाइन को, तो यहाँ तो 8 का मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा और इसके बाद सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2OH ग्रुप लग जाएगा, COH CH3 CH2O CH3। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, देख लो कहाँ बन रहा है, CH3OH CH2OH, इसका C इज द राइट आंसर भैया, C इसका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। देखो आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन, आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन जब भी हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl3 4 AlCl3 AlEt का होल थ्राइस, ये भी कोई भी एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट ले लो, ठीक है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमेशा याद रखना ये दोनों टाइप के कंपाउंड देता है, सिस भी देता है, 6 पॉलीआइसोप्रीन भी देता है, ठीक है, और ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन भी देता है, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन भी देता है।
पर आपको पता है जैसा कि ये पूछ रहा है यील्ड्स, इस यील्ड्स का मतलब यही हो गया कि ये मेजर प्रोडक्ट पूछने जा रहा है। यील्ड्स का मतलब है कि कितना बना, यील्ड्स अमाउंट होता है जो प्रोडक्ट का, तो यील्ड तो उसी की पूछी जाती है जो मेजर प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट की नहीं पूछी जाती। तो सिस आपको पता है कि लेस स्टेबल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आइसोप्रीन एक एल्कीन है, तो आपको पता है ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल होती है देन सिस एल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, ट्रांस आइसोप्रीन, और माइनर बन जाएगा सिस आइसोप्रीन। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, बाकी दैट्स इट, कुछ नहीं। तो मेजर तो ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन है, ट्रांस 1,4 पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनियोल। अल्फा टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर पूछा है। अरे भैया ये तो सारे टर्पिनियोल दे रखे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, और ये सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो ये तीनों अल्फा बीटा गामा टर्पिनोल है, देख लेना। इस बार अल्फा पूछा है, अगली बार बीटा पूछ सकता है, उससे अगली बार गामा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अल्फा ये है, बीटा ये होगा और गामा ये होगा। ठीक है, याद रखेंगे, पहला अल्फा दूसरा बीटा गामा, इसमें है क्या पता हर एक में ना हो। देखिए याद रखेंगे, अल्फा में नीचे OH होता है, बीटा में ऊपर वाला हो जाता है, और गामा में यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, दैट्स इट। 21वें क्वेश्चन से देखते हैं, इसको यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में 21वें देखेंगे। थैंक यू सो मच।